आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। देश में थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट फिर से शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में ममता की जीत के साथ ही मोदी विरोधी एक मजबूत एंटी बीजेपी फ्रंट या फिर थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में थर्ड फ्रंट की बात तेज हो चुकी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रशांत किशोर ममता बनर्जी और डीएमके अध्यक्ष स्टालिन के साथ काम कर चुके हैं और दोनों ही पार्टियां चुनाव में जीत भी हासिल कर चुकी हैं। पवार पहले भी कह चुके हैं कि देश में थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की जरूरत है और वो इस मामले में कई पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज का मुकाबला हम इसी मुद्दे पर करेंगे। क्या बिना राहुल गांधी विपक्ष मोदी के खिलाफ एकजुट होगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस और एनसीपी के नेता। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एनसीपी नेता नवाब मलिक की बात, जिन्होंने 2024 के लिए शरद पवार के प्लान की डिटेल जानकारी दी। और ये बात सच है कि पवार साहब की इच्छा है कि देश में सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम किया जाए। वो लगातार ये बातें करते आए हैं कि देश में विपक्षी दलों को एक किया जाए और एक सशक्त मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा किया जाए। इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले से प्रयत्नशील है, इसकी पक्षधर है। आने वाले दिनों में ये प्रयास किया जाएगा। और वैसे एनसीपी अकेली पार्टी नहीं है जो विपक्ष को एकजुट करने की बात कह रही है। शिवसेना नेता संजय राउत भी मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने की बात अभी से कर रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी आज भी देश में है, मोदी बड़े नेता है, उनके सामने एक बहुत बड़ा विरोधी दल को संगठन खड़ा करना पड़ेगा चुनाव लड़ने के लिए। तो बंगाल में ममता बनर्जी की जीत से विपक्ष को यह लगने लगा है कि बीजेपी को हराया जा सकता है। ममता के सलाहकार प्रशांत किशोर की शरद पवार से 2 दिन पहले हुई मुलाकात के बाद से इस बात की अटकलें और तेज हो गई हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि विपक्ष के इस थर्ड फ्रंट में कौन कौन शामिल होगा। नेतृत्व के लिए क्या किसी एक नाम पर सहमति बन पाएगी? 2024 के लिए एंटी मोदी मोर्चा बनाए जाने की इसी सुगबुगाहट और सवाल पर होगा आज का मुकाबला। तो क्या मोदी को रोकने के लिए थर्ड फ्रंट फिर से तैयार हो रहा है? इस थर्ड फ्रंट में कौन कौन शामिल होगा? शरद पवार और ममता बनर्जी की अगुवाई में बनेगा एंटी मोदी मोर्चा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज शुरू करते हैं मुकाबला। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ गया है। मैं उनका परिचय एक बार करवा दूं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली भी हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र से एनसीपी की विधान परिषद सदस्य विद्या चौहान हमारे साथ हैं। उसके अलावा अभिषेक झा साहब हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं परिचय करवा दूं आपसे, आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। विश्वास सारंग साहब, अब ऐसा लगता है कि 2024 में एक बार फिर से थर्ड फ्रंट का जो प्रयोग है वो देखने को मिलेगा। तो विपक्ष जो ये गोलबंदी कर रहा है बीजेपी के खिलाफ, इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है मोदी सरकार को हराने की, मोदी जी को हराने की? क्या कारण नजर आता है आपको? पंकज जी, आपने बहुत अच्छा शब्द बोला, बेचैनी। देखिए, फ्रंट बने, थर्ड बने, फोर्थ बने, फिफ्थ बने, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देश का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को अपने विचार को लेकर एक दूसरे के साथ मिलकर या अलग अलग चुनाव लड़ने का अधिकार है। पर पंकज जी, मुद्दा यही आता है कि क्या विचार वाले एक साथ मिल रहे हैं? क्या विचार को लेकर राजनीतिक गणित इस देश में बन रहे हैं? केवल मोदी को हराना है इसलिए कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ये यदि परिभाषा चरितार्थ होगी तो उसमें कभी सक्सेस मिलेगी नहीं। मुद्दा यही आता है। यदि हम ममता बनर्जी की बात करें, हम यदि शरद पवार की बात करें, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? यदि शरद पवार जी ने राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया, तो उसका मुद्दा क्या था?
उन्होंने सोनिया गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक विदेश की नागरिक, एक विदेशी महिला इस देश में राजनीति का नेतृत्व कैसे करती है, हमारी पार्टी का नेतृत्व क्यों कर सकती है या प्रधानमंत्री क्यों बनेगी। इस मुद्दे को लेकर शरद पवार जी सालों की अपनी तपस्या को छोड़कर कांग्रेस से अलग हुए। ममता बनर्जी के इतिहास को हम देखें तो वो भी कांग्रेस से इसी बात पर को लेकर अलग हुई। अब वही शरद पवार जी और ममता बनर्जी सोनिया गांधी की गोदी में बैठने को तैयार हैं। अब शरद पवार जी की हम बात करें, वो पूरी जिंदगी शिवसेना को गाली देते रहे और शिवसेना के बारे में कहते रहे कि ये फेनेटिक पार्टी है। आज उसी से हाथ मिलाकर और महाराष्ट्र में सरकार का सुख भोगने का काम कर रहे हैं। तो मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि कौन सा फ्रंट बनेगा, मुख्य मुद्दा यह है कि क्या मोदी जी को के डर के कारण केवल मोदी जी को हराने के लिए बिना विचार को लेकर काम करेंगे। अरे आप मुद्दा तो एक विश्वास जी, इससे पहले कि मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, जरा एक सवाल का जवाब और भी दे दीजिए। देखिए जी, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो उनकी सराहना होनी चाहिए। आप देखिए महाअघाड़ी, आपने खुद ही बोला है, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ शिवसेना, उनको मिलाकर अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है, और शरद पवार जी कहते भी कि 5 साल महाअघाड़ी की सरकार चलेगी महाराष्ट्र में, तो आपको नहीं लगता कि ये जो प्रयोग हुआ है बहुत सफल होगा वहां महाराष्ट्र? देख पंकज जी मैं फिर कह रहा हूं जी, चुनाव क्यों लड़ा गया? महाराष्ट्र के चुनाव की हम बात करें, क्या शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गाली नहीं दी थी? क्या शिवसेना को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गाली नहीं दी थी? क्या वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़े थे? क्या कांग्रेस ने इन दोनों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी? जब आप चुनाव में अलग अलग लड़े हो, यदि मैंडेट कांग्रेस ने दिया था, शिवसेना को जितना दिया, भाजपा को जितना दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस को या कांग्रेस को जितना दिया, वो उस समय दिया गया जब ये तीनों पार्टी अलग अलग लड़ रही थी। वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ लड़ रही थी। तो मैंडेट यदि शिवसेना को मिला था तो वो इसलिए मिला था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी। चलिए विश्वास जी, अब मैं इस पे जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ विद्या चौहान जी जुड़ी हुई हैं। चुनाव लड़ा था जी। तो मुख्य मुद्दा तो यही आ रहा है कि जनता को आपने बेवकूफ बनाया, जनता को आपने भ्रमित किया। आप लड़े तो अलग अलग थे, पर सत्ता की प्राप्ति के लिए आपने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। और फिर मैं एक बात और कहना चाहता हूं पंकज जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं 30 सेकंड में कि किसी भी तरह का गठबंधन बना लीजिए, मोदी जी की सरकार पुनः इस देश में बनेगी, क्योंकि देश की जनता जानती है कि इस दुनिया में यदि हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया तो इस देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं एक बात और कह देता हूं, सर मैं आऊंगा आपके पास। देखिए अब दूसरे मेहमानों के पास मैं जरा चला जाऊं। मूछें होंगी, आपने जो जो बातें कही हैं नहीं कह पाऊंगा। आप ध्यान रखिए, कोई भी गठबंधन बन जाए, मोदी जी ही इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में रहेंगे और अगली सरकार भी भाजपा की ही बनेगी। ठीक है सर। विद्या जी, जो जो बातें विश्वास सारंग साहब ने कही हैं वो आपने सुन ली होंगी, उनका जवाब भी दीजिएगा। लेकिन देखिए ये सारी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शुक्रवार के दिन शरद पवार से मिलने प्रशांत किशोर साहब पहुंचे और वहां अजीत पवार साहब नहीं थे। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर तो पहले ही कह चुके हैं कि अब वो इस काम को नहीं करेंगे, तो इसलिए इस बैठक को उस तरीके से आप ना देखिए। तो कहा सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है तो फिर ऐसे में देश संभालने की जिम्मेदारी थर्ड फ्रंट कैसे बनेगा? जी देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने, एनसीपी ने इसका खुलासा जाहिर तौर पे किया है। हमारे प्रमुख प्रवक्ता नवाब जी ने ये कहा है कि हम ये बैठक हुई और किस लिए हुई, क्या हुई, इसकी भी उन्होंने जानकारी मीडिया को दी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि अंदरूनी आप में ही कुछ ये नहीं है, और आप फिर वो भाजपा के कौन प्रवक्ता है, उन्होंने विश्वास जी उन्होंने ये कहा कि ये तो पहले कांग्रेस के साथ थे, फिर ममता जी भी कांग्रेस के साथ थी, फिर शिवसेना के विरोध में रखने वाली पार्टियां एक साथ आई। लेकिन इससे आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि हम लोग मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सारे लोग, सारी पार्टियां एक साथ आना चाहती है। क्यों आना चाहती है? तो पिछले, जैसा आप कहते हैं 70 सालों से, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 7 सालों से पिछले भाजपा पूरी तरह से
असफल रही। जैसे पहले आपने देखा होगा 16 या 17 में नोटबंदी हुई, नोटबंदी से पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया। फिर जीएसटी जो लाया गया उससे भी पूरी अर्थव्यवस्था को ये हो गया, बेरोजगारी हो गई बहुत सारे। और भाजपा एक ऐसा है, विद्वेष फैलाने वाला एक जहर है। और पूरे देश में जहां भारत में अभी हिंदू मुस्लिम का कोई द्वेष नहीं है, जब से पाकिस्तान अलग हो गया है, फाड़नी हो गई, उसके बाद हम सब लोग भारतीय हैं, विद्या जी, मेरा जो सीधा सवाल था, हमें भारत को आगे लेके जाना है। और ये जहर उगलने वाला जो है भाजपा, उसको कहीं ना कहीं रोकना होगा, खत्म करना होगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे भी करके भाजपा और मोदी की सत्ता फिर से आए, इसके लिए प्रयास करना होगा। यही एक कारण है। विद्या जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। देखिए, मैंने आपसे सीधा सवाल किया था। मैं विश्वास सारंग जी का परिचय करवा दूं, वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जिन्होंने ये बात कही थी। दूसरी चीज ये कि 3 घंटे प्रशांत किशोर और शरद पवार साहब एक साथ थे, तो क्या केवल लंच हुआ, उसमें कोई और बात नहीं हुई? क्योंकि अजीत पवार साहब ने ये कहा कि प्रशांत किशोर पहले ही कह चुके हैं कि वो अब ये काम नहीं करेंगे जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया और तमिलनाडु में किया, अब वो काम छोड़ रहे हैं। तो फिर बात क्या हुई 3 घंटे? देखिए, जो उनकी बात हुई थी उसके बारे में एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक जी ने इसका खुलासा किया है, मीडिया को जानकारी दी है। अभी इसके बारे में ये डिटेल जानकारी आप लोग अगर चाहते हैं तो आप खुद शरद पवार साहब का जब इंटरव्यू लेंगे या उनको कुछ चर्चा में लाएंगे या उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसकी जानकारी वो दे सकते हैं या तो प्रशांत किशोर जी दे सकते हैं। जितनी जानकारी एनसीपी को मिली है उतनी जानकारी मीडिया के सामने आई है और आगे चल के भी आती रहेगी। इसमें जल्दी क्या है इतनी? चलिए, आचार्य साहब, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। आचार्य जी, आप ये बताइए कि इस सब के बीच में कांग्रेस कहां है? यानी अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो क्या थर्ड फ्रंट का हिस्सा होगा कांग्रेस? देखिए पंकज जी, ये एक गंभीर प्रश्न है और शरद पवार जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं इस देश के। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ममता बनर्जी, शरद पवार जी, जगन रेड्डी जी, ये सब कांग्रेस के ही हिस्सा रहे हैं और बहुत दिनों तक, कई दशकों तक कांग्रेस के आधार, स्तंभ और शक्ति और जनता के बीच में जाने का काम सबने किया। अब सवाल उठता है कि सारे दलों को मिलाना ये एक अलग विषय है। राजनीतिक दल, राजनीति के अंदर ये सब चलता रहता है। विश्वास सारंग जी मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई शिवसेना के कांग्रेस खिलाफ थी, कांग्रेस के खिलाफ शिवसेना थी, मिल गए। तो भाई आप भी महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री थी उनके खिलाफ थे, लेकिन आपने भी उनसे गठबंधन किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी जन्मजात दुश्मन थे, एक दूसरे के राजनीतिक शत्रु थे, लेकिन वह भी अखिलेश जी और मायावती जी ने गठबंधन किया। तो राजनीति में गठबंधन होता रहता है, कभी कोई किसी के साथ है, कभी कोई किसी से अलग है। तो शरद पवार जी का जो प्रयास है इस देश में वो एक सराहनीय प्रयास है, लेकिन इसमें पंकज जी एक बड़ा सवाल है कि एनसीपी जो है वो महाराष्ट्र की पार्टी है, टीएमसी जो है वो बंगाल की पार्टी है और ऐसे ही जगन रेड्डी जी की पार्टी वो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, स्टालिन की पार्टी वो डीएमके वो तमिलनाडु की पार्टी है, आरजेडी जो है वो बिहार की पार्टी है। तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भाजपा का विकल्प है तो वो तो कांग्रेस है। और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता, तमाम राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय स्तर पर गांधी फैमिली को डैमेज करने का प्रयास करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर रोज हमले करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो रीजनल पार्टी पे हमले नहीं करते होंगे, लेकिन उनका जो फोकस रहता है वो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रहता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोई उनका विकल्प
विकल्प है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि ये क्षेत्रीय दल मिला करके जो प्रशांत किशोर जी ने प्रयास किया है, जो पहल की है आदरणीय शरद पवार जी से बैठक करके, क्या कांग्रेस इसमें शामिल होगी या नहीं होगी? और अगर कांग्रेस शामिल होगी, क्योंकि आज भी देश में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो अगर कांग्रेस इसमें शामिल होती है तब तो एक बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस के बिना क्षेत्रीय दल मिलकर के ये सोचें कि हम नरेंद्र मोदी जी को हराने का काम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है बेईमानी होगी। क्योंकि हम दलों को मिला सकते हैं, देश की जनता को मिलाना पड़ेगा, देश की जनता को ये बताना पड़ेगा कि हम मोदी को हटाना क्यों चाहते हैं, हमारे इश्यूज क्या हैं, हमारे मुद्दे क्या हैं। हम केवल ये कहें कि हम नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं और हम सब मिल गए, तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता में उसका कोई अच्छा मैसेज जाएगा। हम, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और ये सारे दल जो हैं वो दल हैं, वो पार्टियां हैं जो गरीब की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, कम्युनल हार्मोनी की बात करते हैं, कौमी यकजहती की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं और गांधी की विचारधारा पे चलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कांग्रेस के बिना अस्तित्व नहीं है इस थर्ड फ्रंट का, ये आप शायद कहने की कोशिश करें। अभिषेक, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा, आप जरा ये बताइए कि एनडीए की अगर हम बात करें तो चूंकि अब थर्ड फ्रंट जो है वो जिस तरह से उसका स्वरूप हो सकता है, शरद पवार साहब, ममता बनर्जी जिस तरह से जीत हासिल की है, स्टालिन साहब हैं तमिलनाडु की मैं बात करूं, तमाम जो दल हैं जिनको मिलकर थर्ड फ्रंट बन सकता है, ऐसे में एनडीए की मैं बात करूं, अकाली ने आपका साथ छोड़ा, शिवसेना ने आपका साथ छोड़ा, तो वो कहीं ना कहीं, और बिहार में भी बहुत ज्यादा अच्छे हालात नजर नहीं आ रहे, तो ऐसे में एनडीए कैसे मुकाबला करेगा, उसकी क्या तैयारी? नहीं पंकज, मैं पहले तो स्पष्ट कर दूं कि बिहार में स्थिति बहुत अच्छी है। एनडीए को जनता ने मैंडेट दिया था, पिछले लोकसभा के चुनाव में भी बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए को आई थी और देश में भी एनडीए की बड़ी मजबूत सी सरकार चल रही है। इस चीज को एक व्यापक स्तर पर समझने की जरूरत है कि असल में ये थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट अभी हो क्यों रही है। देखिए, विपत्ति का समय आया, इतनी बड़ी विपत्ति जनता पर आई, लेकिन इन सारी पार्टियों ने, खासकर विपक्षी पार्टियों ने, इन सब ने जनता पर आई हुई विपत्ति को अपनी राजनीतिक संपत्ति में तब्दील करने की भरपूर कोशिश की। बहुत सारे आरोप लगाए सरकार पर, लेकिन सरकार ने अच्छा काम किया, जनता समझ रही है और अब हम कोरोना से जंग जीतने की ओर हैं। आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? ये एनडीए के खिलाफ नहीं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये सारे दल। ये सब लोग जानते हैं कि ये अलग अलग पार्टियां बस कुछ प्रदेशों तक सीमित है, इनका प्रभाव कुछ प्रदेशों तक है, ये किसी भी स्थिति में एनडीए का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उनके सामने नहीं टिकेंगे। और ये जानते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिनको नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में पूरे देश की जनता लेती है, तो आखिर उन पर दबाव कैसे बनाया जाए? 3 वर्ष बचे हुए हैं चुनाव में, तो ये लोग एक स्ट्रैटेजी के तहत इस तरह की सुगबुगाहट को कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक ऐसे दलों का समावेश है जो समय समय पर अपनी सहूलियत के हिसाब से विचारधारा बदलता है। पंकज, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी जब किसी चुनाव में जाती है तो वो किसी विचारधारा के साथ होती है या किसी विचारधारा के खिलाफ होती है। लेकिन ये लोग किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, किसी व्यक्तित्व के खिलाफ चुनाव में जाने की बात करते हैं, मोदी विरोधी होने की बात करते हैं, यह तो समझ से परे है। लेकिन पूरे देश की जनता अपने आप में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो बखूबी समझती है कि ये लोग जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं, एक संगठन बनाना चाहते हैं कि कैसे हम मोदी को परास्त करें, कैसे हम एनडीए की सरकार को बाहर कर दें। तो ये लोग दिवा स्वप्न देखें, सबको खुशफहमी में रहने का अधिकार है, लेकिन गलत फहमी ना पालें। किसी भी सूरत में एनडीए का मुकाबला ये लोग नहीं कर पाएंगे। और एट द एंड ऑफ द डे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूं, 3 वर्षों के बाद फिर से जब चुनाव होंगे, एनडीए और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। देश में विकास का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है, इन जैसी नकारात्मक सोच वाली पार्टियों का मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। और देश की जनता निश्चित रूप से, राजीव भाई, आपने अभी आचार्य जी को सुना, उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। तो इसलिए अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो बिना कांग्रेस के अगर वो बनेगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ कहेंगे आप इस पर? पंकज भाई, 1967 में भी थर्ड फ्रंट बना था, लेकिन विचारधारा के रूप में बना था, कांग्रेस की नीतियों की खिलाफत के रूप में बना था। आजकल जो थर्ड फ्रंट बनाया जा रहा है, कांग्रेस की घबराहट समझ में आती है। और थर्ड फ्रंट की अगर बात करें तो अभी एमएलसी की जो प्रवक्ता है, उनके मुंह से एक शब्द निकल गया था कि अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं होती है, अब नहीं होती है, मतलब पहले होती थी। अभी थर्ड फ्रंट की जो बात कह रहे हैं, वो थर्ड फ्रंट कुछ इस तरीके का है कि एक बाजार के अंदर केवल मिर्ची की दुकान लगा दी जाए तो सब लोग मिर्ची के लिए लड़ाई लड़ेंगे।
अगर उस बाजार के अंदर अलग अलग तरीके की सब्जियां बिकेंगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो समावेश होगा। आलू भी बिकेगा, गोभी भी बिकेगी, बैंगन भी बिकेगा। लेकिन यहां तो लड़ाई मिर्ची के लिए हो रही है। हर बार थर्ड फ्रंट जब बनाया जाता है, आप देखिए 1989 में बनाया गया, 1996 में बनाया गया, और लड़ाई किस बात की थी? हम सेकुलर हैं, मतलब खुलेआम आप अपील करते हैं एक वोटर को, एक धर्म विशेष को, कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मतलब पूरे देश की लड़ाई नहीं हो रही है। और वही वोटर कांग्रेस अपना क्लेम करती है कि मेरा वोटर है, वही एमएलसी क्लेम करती है मेरा वोटर है, वही ममता दीदी क्लेम करती है मेरा वोटर है। अरे भाई, इस देश के अंदर अगर एक ही वोटर के लिए सभी लोग लड़ाई लड़ेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा, इसका तो सोचिए आप। अगर किसी डिबेट के अंदर सीधा सीधा आपके मुंह से निकल जाए मुसलमान, तो आप सोचिए इस देश के अंदर, भारत के अंदर मुसलमान शब्द कोट करके राजनीति करने वाले लोग अगर कोई फ्रंट बनाने वाले हैं तो वो फ्रंट कैसा होगा, आप उसका अंदाजा लगाइए। हमारे देश के अंदर वक्त वक्त पे इस तरीके के थर्ड फ्रंट बन गए। 2014 में आप देखिए, बाकायदा तस्वीर आई हाथ उठा करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। उसके बाद क्या निकला? थोड़े ही वक्त के बाद आपस में झगड़ा किस बात को लेकर, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये थर्ड फ्रंट नहीं है, ये बड़ा विजन नहीं है। चलिए जवाब ले लेते हैं। विद्या जी जवाब दीजिए। आपने सुना राजीव जी ने जो कही है बात, प्रवक्ता है आप बीजेपी के, उनको जवाब देना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि थर्ड फ्रंट जो है, इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ वो सबने देखा। लीडर कौन होगा इसकी लड़ाई हमेशा से होती है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो क्या, जैसे नवाब मलिक साहब का आप जिक्र कर रही हैं, उन्होंने कहा कि पवार साहब की इच्छा है कि थर्ड फ्रंट बने बीजेपी के खिलाफ, नेता कौन होगा? क्या ममता बनर्जी एक्सेप्टेड होंगी, एक्सेप्ट करेंगे ममता बनर्जी को? विद्या जी। कहा कि भारत स्वतंत्रता आंदोलन के बाद अखंड भारत है और उसमें सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, लेकिन भाजपा ने धर्म का जो हत्यार किया और उसने सब जहर फैलाने का काम किया। इसकी वजह से मैंने ये उदाहरण दिया था। और मैं अभी आपको जहर तो खत्म हुआ कि सब सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जहर तो खत्म हुआ। जहर कैसे खत्म हुआ? ये जातियों का जहर भाजपा ने फैलाया है। देश में जातियां टूट गई, जहर भाजपा ने फैलाया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जो आज सत्ता मिली है, आज तो आप भाजपा को जो सत्ता मिली है, भाजपा को जो सत्ता मिली है मोदी जी के नाम से मिली है। भाजपा और आरएसएस के नाम पे सत्ता नहीं मिली है। देश एक हो गया, मोदी जी की वजह से एक हो गया, तो ये आपके लिए तकलीफ की बात है। मोदी चाहते हो हर व्यक्ति बटा है, रावण के नाम पे, ठाकुर के नाम पे, उन्होंने दलित के नाम 7 साल में पूरा डिक्टेटर, उन्होंने बंटवारे की दुकानें चलनी बंद हो गई इस देश। राजीव जी जरा सुन लीजिए, विद्या जी कुछ कह रही है, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी जी, एक मिनट राजीव भाई, जरा 1 मिनट सुन लीजिए पहले विद्या जी को। विद्या जी अपनी बात कहिए आप। पहले उनको रोकिए। मैंने रोक दिया, आप बोलिए ना। बात पूरी करने दीजिए। जी जी, आप करिए। करते समय बात मेरा दूसरे सवाल का जवाब भी विद्या जी आपको देना है। मैं बात करूंगी। मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब देना है आपको। लीडर कौन होगा? क्या ममता जी जो है उनको एक्सेप्ट करेंगे थर्ड फ्रंट का लीडर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी जो पार्टियां एक साथ आएंगी, उनके साथ विचार विमर्श करके, चर्चा करके तय होगा। और हर बार लीडर होगा तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज हम तक साफ आए। मैं वापस आपके पास लौटूंगा। जरा आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर मैं विश्वास जी के पास जाऊंगा। आप ये बताइए कि राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी लीडर हो, ऑब्वियसली कांग्रेस तो यही चाहेगी, लेकिन अगर थर्ड फ्रंट कांग्रेस के बिना बनता है तो फिर उस सूरत में क्या होगा? देखिए पंकज जी, थर्ड फ्रंट बनेगा या मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी की इस पार्टी के खिलाफ, बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ एक मोर्चा तैयार होने जा रहा है। और मोर्चा तैयार होगा और उसका नेता कौन होगा ये सवाल नहीं है। अभी सबसे बड़ा सवाल है, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, सबसे बड़ा सवाल है कि ये रीजनल पार्टीज इकट्ठा होकर नरेंद्र मोदी जी का विकल्प तैयार कर रही हैं और उसमें कांग्रेस शामिल होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। जब अगर कांग्रेस शामिल होगी तो उसके बाद अगला सवाल खड़ा होगा कि भाई इसमें लीडरशिप किसकी होगी? क्या कांग्रेस की लीडरशिप होगी, उसके साथ सारे लोग आएंगे? क्या
कांग्रेस की लीडरशिप भी नहीं होगी और रीजनल पार्टीज के में से कोई एक अलग लीडर ऐसा निकलेगा जिस पे कांग्रेस भी सहमत होगी, ये दूसरा सवाल होगा। मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के बिना अगर रीजनल पार्टी चाहती हैं कि एक फ्रंट बनाया जाए जो नरेंद्र मोदी जी का विकल्प बन जाए, तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये कोशिश बेईमानी है। क्योंकि जब राज्यों का इलेक्शन होता है और राजस्थान का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस जीती, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती, लेकिन जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ एक साल बाद तो कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीती, सारे लोकसभा के सदस्य जो है बीजेपी के जीते। तो प्रश्न ये पैदा होता है, जब राज्यों का चुनाव होता है तो जनता वोट किसी और मुद्दों को ध्यान में रखते हुए देती है, और जब राष्ट्र का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो देश की सरकार को चुनना होता है, तो वहां फेस भी देखा जाता है, मुद्दे देखे जाते हैं, तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हुए देश की जनता वोट करती है। कहीं ऐसा होता है राज्य के चुनाव में वो किसी और दल को चुनना चाहते हैं और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में दूसरे दल को चुनना चाहते हैं। जो भारत का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है जिसमें राष्ट्र और धर्म मिल चुका है, ऐसे में राष्ट्रीय चुनाव का जब शंखनाद होगा तो देश की जनता के सामने दो ही सूरत होंगी, क्या नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सौंपी जाए सत्ता, क्या नरेंद्र मोदी जी के सामने जो सबसे बड़ा विकल्प, सबसे बड़ी पार्टी है जिसने देश को 60 साल चलाया, ठीक है विश्वास जी, जो बात आचार्य जी कह रहे हैं क्या उससे इत्तेफाक आप रखते हैं कि जब भी शंखनाद होगा 2024 इलेक्शन का तो सबसे ज्यादा जो देश के सामने बात होगी वो ये होगी कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो वो कांग्रेस पार्टी है, थर्ड फ्रंट का कोई अस्तित्व नहीं होता क्योंकि तमाम रीजनल पार्टीज इकट्ठा होकर थर्ड फ्रंट बनेगा। विश्वास जी देखिए पंकज जी, आपने जिस बहस की आज शुरुआत की है, आचार्य जी और बहन जो हमारी एनसीपी से बैठी हैं उनके बीच के विवाद ने इस बहस को अंतिम पड़ाव तक पहुंचा दिया है। जो मुद्दा जो राजीव जी ने बोली बात और जो हमारे जेडीयू के भाई ने बोली है वो बिल्कुल सही है। मुद्दा तो यही है कि ये जो सिर्फ फुटबॉल है ना, ये तो अभी डिस्कशन में ही शुरू हो गया। आचार्य जी कहते हैं कि कांग्रेस के बगैर कुछ नहीं होगा, एनसीपी अपना राग अलाप रही है, यदि हम ममता की बात करें तो टीएमसी अपना राग अलापेगी। तो मुद्दा तो यही आता है ना कि विपक्ष एक कहां है। केवल मोदी जी को हराने की बात करोगे, केवल मोदी जी को लेकर बात करोगे तो जनता पूछेगी भाई मुद्दा क्या है। मोदी को क्या इसलिए हराना चाहते हो कि मोदी ने दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया? क्या मोदी जी को इसलिए हराना चाहते हो कि मोदी जी ने लाखों लोगों के घर के ऊपर छत पक्की बनवा दी? क्या मोदी जी को इसलिए हराना चाहते हो कि उनका सपना है कि हर घर में पानी पहुंच जाए? क्या मोदी जी को इसलिए हराना चाहते हो कि हर गांव में बिजली पहुंचाई? क्या मोदी जी को इसलिए हराना चाहते हो कि पाकिस्तान और हमारे जो विरोधी लोग हैं उनको दुनिया में एक तरफ कर दिया? क्या मोदी जी को इसलिए हराना चाहते हो कि इस देश से आतंकवाद खत्म कर दिया? क्या मोदी जी को इसलिए हराना चाहते हो कि उन्होंने कश्मीर में वो काला अध्याय 370 जो कश्मीर को अलग करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था वो उन्होंने हटाया? क्या मोदी जी को इसलिए हराना चाहते हो कि उन्होंने राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त? विश्वास जी, विद्या जी के बीच में आवाज हमें सुनाई दी थी, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल है और वैक्सीन नहीं मिल रहा। ये दो सवाल उठा दिए उन्होंने आपके। है कि मोदी जी के आगे कुछ नहीं है। मैं पंकज जी मैं ये कहना चाहता हूं, एक हमारे यहाँ शेर चलता है, उसमें कहते हैं कि कोहनी से झुके लोग, घुटने पर टिके लोग, बरगद की बात करते हैं गमले में लगे लोग। अरे मोदी जी बरगद हैं। अब जिनके आप राहुल गांधी, शरद पवार, ममता जी की बात करते हो, ये गमले में लगे हुए पौधे हैं, इनकी बरगद के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। विद्या जी जवाब दीजिए, हम समय विद्या जी जवाब दीजिए, सीधे सीधे विश्वास जी कह रहे हैं कि उन्होंने तीनों नाम गिना दिए और कहा गमले में लगे हुए पौधे हैं, बरगद के साथ मुकाबला नहीं हो सकता। विद्या जी जवाब दीजिए, 1 मिनट जरा जवाब ले लें विद्या जी। देखिए उनको मैं समझाना चाहती हूँ कि हमेशा कह रहे थे 70 साल में पंडित नेहरू से लेके इंदिरा जी से लेके राजीव गांधी से लेके सब लोगों ने देश का नुकसान किया। मैं कहना चाहती हूँ कि 7 सालों में आपने 70 साल के मेहनत के ऊपर पानी फेराने का काम मोदी जी ने किया। पूरी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, लोगों को काम नहीं है, पूरा देश बेचने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। तो आप उनकी तारीफ मत कीजिए। अभी कोरोना काल में गंगा नदी में कितने लोग बह के फेंक दिए जिनका हिंदुओं का अंत्य संस्कार भी नहीं कर से, इलाज तो नहीं किया, वैक्सीन तो नहीं मंगवाया, कुछ भी नहीं किया। विद्या जी अपने नेता की तो तारीफ करेंगे ना, वो शरद पवार जी की तो तारीफ नहीं करेंगे। मोदी जी ने किया ही नहीं। तो
तो मैं आपको बोलती हूँ पवार साहब की तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है। पवार साहब जैसा एक मान्यता प्राप्त नेता जिन्होंने महाराष्ट्र में, आप कह रहे थे कि शिवसेना विरोधी, हाँ शिवसेना हमारे विरोध में थी, हम लोग शिवसेना के विरोध में थे, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी एक साथ आई और महाआघाड़ी का सरकार नहीं। देखिए विद्या जी, अभी जो विश्वास जी ने बात कही है उसको आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने कहा कि ये जो डिस्कशन शुरू हुआ यहीं पर कांग्रेस और एनसीपी आपस में लड़ रहे हैं, तो थर्ड फ्रंट कैसे होगा, ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। आप स्टेट में महाआघाड़ी में कांग्रेस भी शामिल है, एनसीपी भी शामिल है, लेकिन जब देश के लिए चुनाव की बात आती है, राष्ट्रवादी में और शिवसेना में कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया। मैं याद दिलाना आचार्य जी जो बैठे हैं उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा आप देख लीजिए कि आपस में अभी लड़ रहे हैं, तो थर्ड फ्रंट कैसे होगा। विद्या जी, पंकज जी, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं पंकज जी। थर्ड फ्रंट देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थर्ड फ्रंट शुरू करने की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। जो भी है इस देश को बचाना है, देश के भावना से सब लोग एक साथ आएंगे और आ जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने इस देश का जो नुकसान किया है वो पहले 70 साल में कभी भी नहीं हुआ। इसीलिए हर नागरिक को, जो इनके जैसे है ना भक्तगण है ना मोदी जी के जो पैदा हुए थे, वो भक्तगण भी आजकल बोलने लगे। सारंग साहब इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप, फिर मैं जरा आचार्य जी के पास जाऊंगा। छोटे छोटे व्यापारी भी ये चाहते हैं, बेरोजगार युवक भी चाहते हैं कि हमें बेरोजगारी में ढकेलने के लिए, अर्थव्यवस्था खराब करने के लिए ये मोदी जी के पास कोई। ठीक है मैम, विश्वास जी जरा इस पर आपको जोड़िए, फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा। जी मैं जी पंकज जी, हमारी वयोवृद्ध बहन विद्या जी यहाँ पर बैठी हुई है जो ये कह रही हैं कि शरद पवार जी बहुत बड़े नेता। मैं इनसे केवल एक आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वो उसका जवाब दे दें कि शरद पवार से ये अभी फोन करके पूछ ले कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी का तीसरे फ्रंट में वो नेतृत्व स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। क्या वो ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? मुद्दा तो यही आ रहा है ना। मैंने जैसा कहा था कि जबरदस्त ना सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, अभी तो बात ही नहीं चली, अभी तो बात ही नहीं हुई। और प्रशांत कुमार जी कहाँ के बड़े, देखिए दो बातें मैं और निवेदन करना चाहता हूं। मुझे इस बात को लेकर मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं कहूंगा, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करने वाले लोग, इलेक्शन मैनेजमेंट को अपना व्यवसाय बनाने वाले लोग यदि थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो इमारत की बुनियाद कैसी है। मुझे आश्चर्य होता है, शरद पवार जी की जितनी राजनीति है उतनी तो अभी प्रशांत कुमार जी की उम्र नहीं है। शरद पवार जी के साथ आप कह रहे हैं कि उन्होंने मिलकर प्रशांत कुमार, विश्वास जी प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड देखे, 2 चुनाव अभी जिताए हैं, जबरदस्त तरीके से बीजेपी उतरी थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन जीती ममता बनर्जी। चलाते हैं वो राजनेता नहीं है। और शरद पवार जी यदि इतनी बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, प्रशांत विश्वास जी अब जरा इस पर जवाब ले लेते हैं। आचार्य जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, जो बातें विश्वास सारंग कह रहे हैं उसका जवाब भी चाहिए, और साथ साथ कांग्रेस पार्टी की मैं बात करना निवेदन कर रहा हूं। जी पंकज जी जल्दी से अपनी बात कह दीजिए सर। विश्वास जी बोलिए। हाँ पंकज जी, मेरा यह निवेदन है कि प्रशांत कुमार जी क्या है, पैसा लेकर इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाले। अब वो यदि थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं उसका क्या हाल होगा। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, शरद पवार जी की जितनी सियासत है, जितनी राजनीति है, उतनी उम्र तो प्रशांत कुमार की नहीं है। पर ये हलचल क्यों है, ये बेचैनी क्यों है, ये सत्ता में आने की जल्दबाजी क्यों है? जैसा आचार्य जी ने कहा, मैं आचार्य जी की इस बात से सहमत हूं। बहन जी देखिए, आप जब बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था, मैं निवेदन कर रहा हूं इस डिस्कशन को थोड़ा सा अनुशासित रखिए, अनुशासन मत तोड़िए। जैसी आपकी पार्टी लगातार महाराष्ट्र में और विश्वास जी देखिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मुझे आचार्य जी के पास भी जाना है। जल्दी से अपनी बात कह दीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य जी की बात से मैं सहमत हूं कि मुद्दा तो लाओ जी, मुद्दा तो लाओ। आचार्य जी की बात से मैं सहमत हूं, तो मुद्दा तो लाओ कि तुम मोदी के खिलाफ क्यों हो,
मोदी के खिलाफ क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? कहीं एक जगह कहीं दूसरी जगह, दोनों मिलकर यदि बात करोगे काम नहीं चलेगा। आपका विचार, आपका एजेंडा, आपका एजेंडा क्या है? ठीक है आचार्य जी कम से कम यहाँ आपका विश्वास जी साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जरा ये बताइए कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है? थर्ड फ्रंट में कांग्रेस होगी या नहीं? क्या फिर बैक बेंचर ही बना रहने पसंद करेगी? फ्रंट से आकर कब खेलेगी कांग्रेस? ये बड़ा सवाल है आचार्य जी। लाइव देखिए, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी एकदम साफ है। कांग्रेस पार्टी किसी भी रीजनल पार्टी के पीछे नहीं खड़ी होगी। बराबर की हिस्सेदारी और बराबर सम्यक विचार रखते हुए एक अगर ऐसा कुछ मोर्चा बनता है जिसमें शरद पवार जी भी हों, ममता जी भी हों, आचार्य जी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था जब विधानसभा चुनाव थे तो क्या हुआ था? मैं सारी इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस और वो खड़ी थी। मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और मायावती जी की पार्टी का गठबंधन हुआ। मैंने तो अखिलेश जी से उस समय भी कहा था। अब उन्होंने कांग्रेस को अलग कर दिया। रिजल्ट क्या आया? बीजेपी रुक गई क्या? कांग्रेस पार्टी को अलग रख करके भाजपा को रोकना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। दूसरी बात, अभी विश्वास सारंग जी ने जो कहा कि भाई शरद पवार जी के बारे में, वो गमले में उगे लोग, शरद पवार जी बहुत जमीनी नेता हैं। ममता बनर्जी गमले में उगे हुए नेता नहीं है। और जहां तक गमले की बात आ रही है, बरगद की बात आ रही है, मैं पूछना चाहता हूं विश्वास सारंग जी से, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सिंधिया जी कौन से गमले के उगे हुए थे जो आप ले गए वापस? जितिन प्रसाद जी कौन से गमले के उगे हुए थे जो आप वापस ले गए? सवाल इस बात का है कि हम जब बात करते हैं तो अपनी पार्टी को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय परिवेश में और राष्ट्रीय परिदृश्य को सामने रखते हैं तो बात को जायज करना पड़ेगा, जेन्युइन बात करनी पड़ेगी। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं, कोई भी विपक्ष अगर ये सोचता है कि नरेंद्र मोदी को हराना, नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर छवि वाले प्रधानमंत्री हैं, मुझे इसे मानने में कतई गुरेज नहीं है। जिस व्यक्ति ने 2014 जीता, 2019 जीता, तो वो व्यक्ति देश की जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं होता तो कैसे जीतता? दो बार प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उनको हराना कोई असंभव नहीं है। इस देश में इंदिरा जी बहुत लोकप्रिय थी, नरेंद्र मोदी जी से भी लोकप्रिय थी, वो भी हारी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव भाई जो बात आचार्य जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2004 में हार का सामना मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है नरेंद्र मोदी जी को हराना। मैं कहना चाहता हूं, राजीव जी जवाब आपका। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को हराना नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये अपने सारे लोगों को एक साथ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस को अलग रख के अंदर से हराना नामुमकिन है। हाँ, आचार्य जी ने एक बात तो कबूल कर लिया जो हकीकत है, और मुझे लगता है सबको कबूल करना पड़ेगा कि दुनिया के, भारत के नहीं दुनिया के मजबूत व्यक्तियों के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने विचारधारा की बात करी, 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा मैं जी। पंकज जी, मैं एक बार उत्तर प्रदेश जा रहा था, एक बुजुर्ग महिला सड़क के किनारे बैठी थी और मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, मैं उसके साथ बैठ गया था बात करने के लिए, अभी की बात है ये। तो उन्होंने कहा ये वो बड़ी मतलब मायूस बैठी थी, वही कह रही थी ये देखिए क्या हो रहा है, नई नई सड़कें बन रही है यहाँ पे, नई नई सड़कें। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो नहीं, मुझे कोई नेता बता गया अभी समाजवादी पार्टी का कि ये नई सड़क बनेगी तो अंग्रेज दोबारा वापस भारत में आ जाएंगे। तो आप सोचिए इस विचारधारा के साथ जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो बुजुर्ग महिला को ये समझा के जा रहे हैं अच्छी सड़कें बनेगी तो अंग्रेज वापस आ जाएंगे, मतलब देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। तो ऐसे बरगलाने वाले लोग एक सपना लेते हैं कि हम देश का कहीं ना कहीं नेतृत्व करने वाले। अभिषेक भाई देखिए ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली राजीव भाई। अभिषेक जी, ये कॉन्फिडेंस तब आता है जैसे ममता बनर्जी की बात करें, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी हराने के लिए ममता बनर्जी को, लेकिन जीत हासिल हुई ममता बनर्जी को और किस तरह से बहुमत लेकर वो वापस मुख्यमंत्री बनी है, तो ये कॉन्फिडेंस आता है। हम महाराष्ट्र की बात करें, वहां महाआघाड़ी सरकार है, देखिए वो कह दें कि वो 3 टायरों पर खड़ी है और ये तमाम चीजें हैं, लेकिन देखिए वो चल रही है सरकार, 5 साल चलेगी, शरद पवार जी कह रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आता है। और अगर ये कोशिश हो रही है कि थर्ड फ्रंट बने तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं चैलेंज करने के लिए एक फ्रंट खड़ा हो रहा है। देखिए अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मुद्दों को लेकर चुनाव होते हैं, चुनाव में जीत हार लगा रहता है, सब कुछ है। लेकिन पंकज जी, आज की आपकी इस डिबेट के निष्कर्ष तक जब हम लोग पहुंच रहे हैं, डिबेट का समय भी खत्म हो रहा है, तो एक बात बहुत बेहतर तरीके से स्पष्ट हो गई है। डिबेट की शुरुआत हमने की थी कि थर्ड फ्रंट, जैसे ही थर्ड फ्रंट का जिक्र हो गया, इसका मतलब जो भी क्षेत्रीय पार्टियां थी वो कांग्रेस को अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस के वरिष्ठ साथी अभी बैठे हैं यहां, इस डिबेट में उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया कि कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी क्षेत्रीय पार्टी के पीछे खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप बिहार और झारखंड का एग्जांपल देख लीजिए,
क्षेत्रीय पार्टियों की कृपा पे पलने वाली पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। तो ये जो पार्टियां हैं, अभी हमारी वरिष्ठ साथी एनसीपी की वो भी कह रही थी कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें इस देश को बचाना है। इनका एक ही उद्देश्य है, मैं बताता हूं आपको, कि इन लोगों को अपना राजनीतिक अस्तित्व एनडीए के सामने, आदरणीय मोदी जी के सामने बचाना है। इसी उद्देश्य के साथ ये लोग बना रहे हैं। तो स्थिति स्पष्ट है, जैसे पिछले चुनावों में नहीं बारिश मेरे पास समय कम है थोड़ा। विद्या जी जरा ये बताइए कि उद्देश्य क्या है, इस थर्ड फ्रंट का उद्देश्य क्या है, और कांग्रेस के बिना या कांग्रेस के साथ होगा थर्ड फ्रंट? विद्या जी, अस्तित्व जी देखिए, कांग्रेस है ही नहीं उसमें। कांग्रेस कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा साथी है कांग्रेस। एक समझ लीजिए, आप कांग्रेस को इस तरह से मत पेश कीजिए कि कांग्रेस से हमारी दुश्मनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस से लेके हम सब लोग जितने भी दलों में हैं, जितने भी राज्यों में हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी ने इस देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। बेरोजगारी हो गई है, अर्थव्यवस्था पूरी ठप हो गई है, और देश को कभी बेचने का काम आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। जी जो बात कह रही मोदी जी ने किया है, और इसीलिए अगर इस देश को बचाना है तो हमें सबको एक साथ लाना होगा। विद्या जी, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ी। साथ ही साथ राजीव जेटली साहब, विश्वास सारंग साहब, आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब और अभिषेक झा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।